हेलो एवरीवन, हम डिस्कस कर रहे थे द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसमें हमने कहा था कि जो सेल हम पढ़ते हैं उसमें मेजर 3 पार्ट होते हैं सेल के। कौन कौन से मेजर 3 पार्ट्स थे? सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल वॉल, जो कि उस सेल को कवर अप करती है, उस सेल को बाउंड करती है। सेकंड हमने कहा था न्यूक्लियस, जो कि मेन कंट्रोलिंग यूनिट है सेल की। थर्ड साइटोप्लाज्म। तो इनमें से प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस को हम स्टडी कर चुके हैं डिटेल में। हमारे पास आज कौन से टॉपिक है डिटेल में डिस्कस करने के लिए? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, इसके फंक्शंस क्या होते हैं जो इसके अंदर परफॉर्म होते हैं। ठीक है, 2 टर्म आती है, ऑलमोस्ट सिमिलर टर्म्स हैं जिनमें आप मोस्टली कंफ्यूज भी होते हैं, बहुत बार पूछी भी जाती हैं। साइटोप्लाज्म और दूसरी टर्म होती है साइटोसोल। ठीक है, अब अगर हम साइटोसोल की बात करें तो सेल का जो भी लिक्विड कंपार्टमेंट होता है, एक्वस कंपार्टमेंट होता है, लिक्विड पोर्शन सेल का या फिर एक्वस, उसको हम क्या बोलते हैं? साइटोसोल। जबकि जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें क्या होता है? साइटोसोल तो होता ही है, एक्वस कंपार्टमेंट तो होता है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनको क्या बोलते हैं हम? सेल ऑर्गेनेलीज। ठीक है, तो जो साइटोसोल होता है इसमें मोस्टली क्या होती हैं, जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं वो परफॉर्म होती हैं साइटोसोल के अंदर। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। ठीक है भाई, साइटोप्लाज्म में साइटोसोल होता है, सेल ऑर्गेनेलीज होती है। साइटोसोल है वो लिक्विड पोर्शन होता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है उसके अंदर। अब अगर हम सेल ऑर्गेनेलीज की बात करें तो सेल ऑर्गेनेलीज होती क्या है? ये देखिए, सेल ऐसे ऐसे कुछ प्लांट सेल की बात कर लेते हैं। प्लांट सेल हमने डिस्कस की थी, ये न्यूक्लियस था, यहाँ पे कंपार्टमेंट था एक्वस कंपार्टमेंट, इसको क्या बोला गया था? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्यों बोला गया था? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट थी जिनको हम अब डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये साइटोप्लाज्म था। सेल ऑर्गेनेलीज क्या होती हैं? स्मॉल कंपार्टमेंट्स होते हैं। आपके घर की बात करें, आपका पूरा बड़ा घर है, ठीक है, मान लो 2 कमरे, किचन, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं आपके घर में, ये आपका पूरा बड़ा घर है। ये क्या है? तो पूरा घर सेल। ठीक है, उस घर के अंदर अलग अलग रूम हैं। हाँ, ये मेरा रूम है, ये पापा मम्मी का रूम है, ये मेरे भाई बहन का रूम है, तो ऐसे अलग अलग रूम्स होते हैं। तो उन रूम्स को क्या बोला है? सेल ऑर्गेनेलीज। तो जो सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं वो स्मॉल कंपार्टमेंट्स होते हैं सेल के अंदर। डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनेलीज होती है, वो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। अगर आपको याद हो, एनिमल सेल प्लांट सेल का जब हमने डिफरेंस डिस्कस किया था उस टाइम पे हमने डायग्राम्स को देखा था, याद थोड़ी होगा आपको। ये डायग्राम हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इनमें सिर्फ हमने डिफरेंसेस देखे थे, कौन कौन से डिफरेंसेस होते हैं एनिमल सेल और प्लांट सेल के बीच में। आज हम देखते हैं जो अभी हम पढ़ने वाले हैं। ये जो यहाँ पे कंपार्टमेंट था विदाउट सेल ऑर्गेनेलीज, इसको क्या बोला था पहले? साइटोसोल। और जब साइटोसोल के अंदर सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट हो गई तो उसे क्या बोला? साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलीज होती है। अगर हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करें तो कौन कौन सी सेल ऑर्गेनेलीज हैं वो प्रेजेंट है? ये देखिए, न्यूक्लियस हम पढ़ चुके हैं। न्यूक्लियस के बाहर ये दिख रही है कुछ फोल्डेड ट्यूब्यूलर लाइक स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी जो न्यूक्लियस के साथ होती है उसको क्या बोलते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको रफ क्यों बोलते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, और दूसरी होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो ये फर्स्ट सेल ऑर्गेनेली थी जो सेल के अंदर प्रेजेंट होती है।
उसके बाद ये हमने ईआर डिस्कस किया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके बाद ये जो ट्यूबुलर या वेसिकुलर स्ट्रक्चर, यहाँ पे ट्यूब्यूल्स हैं, यहाँ पे वेसिकल्स हैं, ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है आपको, ये होती है गोल्गी एपरेटस या फिर गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं। अब गोल्गी कॉम्प्लेक्स के बाद कुछ और भी स्ट्रक्चर होती हैं, यहाँ पे गोल्गी कॉम्प्लेक्स से ही बनती हैं। वो क्या है? लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। और अगर प्लांट सेल है तो उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट, और क्या, पैरोक्सिसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं। और प्लांट सेल के अंदर खूब अच्छी खासी प्रेजेंट होती है वैक्यूल, पूरी लार्ज साइज में। तो ये सब सेल ऑर्गेनेलीज हैं जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो हमने सेल ऑर्गेनेलीज कौन कौन सी बताई? स्टार्टिंग से न्यूक्लियस के पास से हम स्टार्ट करें तो हमने कहा कि ईआर होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर उसके बाद हम आगे चलते गए, ढूंढने पे क्या मिला? गोल्गी एपरेटस। फिर ढूंढा हमने, गोल्गी एपरेटस ने क्या बना के निकाल दिया? लाइसोसोम, ठीक है। इसके अलावा प्लांट सेल है तो उसके अंदर होता है क्लोरोप्लास्ट, और प्लांट सेल एनिमल सेल दोनों के अंदर प्रेजेंट होता है क्या? माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं? एक प्रेजेंट होती है प्लांट सेल के अंदर लार्ज होती है, और एनिमल सेल के अंदर स्मॉल होती है। कौन? वैक्यूल। कुछ स्ट्रक्चर होती हैं पैरोक्सिसोम्स। तो ये मेजर सेल ऑर्गेनेलीज हैं जो कि किसी भी सेल के अंदर प्रेजेंट होती हैं। वैसे सेंट्रियोल, ठीक है, ये सब भी प्रेजेंट होता है, लेकिन जो मेजर सेल ऑर्गेनेलीज हैं वो यही होती हैं जो कि हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ये सब सेल ऑर्गेनेलीज एक सेल के अंदर प्रेजेंट होती हैं। अब सबसे पहले अगर हम डिस्कस करें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, ठीक है, ईआर की अगर हम बात करें, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ईआर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ईआर में हमने क्या कहा? ये जैसे न्यूक्लियस, इसमें पोर्स होते हैं बीच में, ये जैसे न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर है, तो इस न्यूक्लियस की जो आउटर मेम्ब्रेन थी उसके साथ कंटिन्यूएशन में क्या प्रेजेंट होता है? ईआर। कुछ होती है ऐसे ही, ये हमने बना दी ईआर, ठीक है। अब हमने कहा कि ये तो हमने क्या बनाया यहाँ? न्यूक्लियस की दो मेम्ब्रेन थी, इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन। हमने आउटर मेम्ब्रेन के साथ क्या कनेक्ट किया है? ईआर। इसके ऊपर छोटी छोटी कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं, उनको क्या बोलते हैं? राइबोसोम्स। तो ये जो राइबोसोम्स जिसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं, सबसे पहले तो ईआर की स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो ईआर की स्ट्रक्चर कैसी है? ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ट्यूब्यूल्स की तरह होती है, ठीक है। फिर ईआर को, ये जो स्मॉल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं ईआर के ऊपर, इसके बेसिस पे ईआर को डिफ्रेंशिएट किया गया है 2 टाइप्स में, ठीक है। वो 2 टाइप्स कौन कौन से हैं ईआर के, ये हम देखेंगे, और उन्हें ऐसा क्यों कहते हैं। ईआर के होते हैं 2 टाइप्स, आर ईआर एंड एस ईआर। आर ईआर तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और आर स्टैंड्स फॉर रफ। एस ईआर, ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एस स्टैंड्स फॉर स्मूथ, ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
अब इनको ऐसा क्यों कहा जाता है, क्या रीज़न है इनके पीछे कि इन्हें रफ़ और स्मूथ कहा जाता है। रफ़ किस लिए कहते हैं, रफ़ खुरदरा सरफेस, ठीक है, जो कि प्लेन ना हो। जैसे ये शीट है, ये बिल्कुल प्लेन है, फ्लैट शीट है, स्मूथ है ये। लेकिन अगर इसी शीट के ऊपर हम कुछ स्टिकी मटेरियल चिपका दें तो उससे ये जो सरफेस है वो कैसी हो जाएगी, रफ़ सरफेस। तो ऐसे ही इसको रफ़ क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसकी सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जबकि इसकी सरफेस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते। इस वजह से इसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। ओके, अगर इनके फंक्शंस की बात करें तो जो RER होती है इसका फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है, ये हमारी बॉडी में प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करती है। कुछ प्रोटीन्स हैं जो यहीं पे सिंथेसाइज होते हैं। कैसे सिंथेसाइज होंगे, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, और ये जो राइबोसोम्स होते हैं यही क्या करते हैं, प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं। आप डिटेल में इसको हाई क्लासेस में स्टडी करेंगे कि राइबोसोम्स है वही प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं, लेकिन कैसे करते हैं ये आप हाई क्लासेस में स्टडी करेंगे। अभी आप इतना ही ध्यान रखिए कि जो राइबोसोम्स है वो बहुत सारे प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करते हैं। फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, इसका क्या फंक्शन होता है, इसका फर्स्ट मेजर फंक्शन होता है डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन मीन्स जो भी टॉक्सिन्स या जो भी पॉइजन्स या फिर कुछ ड्रग्स हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाती हैं थ्रू फूड, उनको ये SCR क्या करती है, डिटॉक्सिफाई करती है। मतलब इनका जो टॉक्सिक नेचर होता है उसको रिमूव कर देती हैं ताकि ये हमारी बॉडी को कोई हार्म ना पहुंचा सके। तो ये प्रोसेस होता है डिटॉक्सिफिकेशन। सेकंड प्रोसेस जो SCR है वो सिंथेसाइज करती है, क्या सिंथेसाइज करती है, फैट्स एंड लिपिड्स, इन सबको ये SCR सिंथेसिस करती है इनका। और एक और मॉलिक्यूल होता है कोलेस्ट्रॉल, इसका भी सिंथेसिस कौन करता है, SCR, ठीक है। तो ये RER के SCR के फंक्शन थे। RER सिर्फ प्रोटीन सिंथेसिस का काम करती है, SCR जो है वो फैट, लिपिड और कोलेस्ट्रॉल इनका सिंथेसिस करती है और डिटॉक्सिफिकेशन का काम करती है। अब क्या है, ठीक है, ये तो इनके फंक्शंस हो गए। सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर पढ़ी थी हमने, क्या क्या था उसमें, सेल मेम्ब्रेन, क्या था, एनीवन कैन थिंक अबाउट इट, नो वे, स्टार्टिंग में कराया था, अभी तो फ्लो हो गया ऊपर से, वैसे भी लॉकडाउन चल रहा है ना, कुछ याद रहता नहीं है हमें। तो जो सेल मेम्ब्रेन थी उसके अंदर लिपिड बाइलेयर थी, फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर थी, उसके अंदर कुछ प्रोटीन्स थे दो टाइप के, कुछ सेल के बाहर प्रेजेंट थे, कुछ उस मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट थे, इंटीग्रल एक्सटर्नल थे ना। तो सेल मेम्ब्रेन किस किस की बनी हुई हुई, लिपिड्स की और प्रोटीन्स की, ठीक है। तो लिपिड को सिंथेसाइज किया SCR ने और प्रोटीन्स को किसने सिंथेसाइज किया, RER ने। तो ओवरऑल हम क्या बोल सकते हैं, जो ER है उसका फंक्शन क्या है, सेल मेम्ब्रेन को सिंथेसाइज करना, सेल मेम्ब्रेन सिंथेसिस। और ये सेल मेम्ब्रेन को सिंथेसाइज करने का जो प्रोसेस होता है इसको बोलते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, ठीक है। तो आपसे ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस क्या होता है। जो सेल मेम्ब्रेन को सिंथेसाइज किया जाता है किसके द्वारा, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स के द्वारा। जो कौन सिंथेसाइज करता है, RER एंड SCR। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। इसके अलावा ER का फंक्शन क्या होता है, ER का फंक्शन होता है ट्रांसपोर्ट करना। कुछ मटेरियल होता है उसको सेल में
ट्रांसपोर्ट करना, तो दूसरा फंक्शन क्या होता है, ट्रांसपोर्ट। वैसे ये रेयरली काम होता है इसका, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का काम इससे नेक्स्ट ऑर्गेनली जो इससे अटैच थी गोल्गी अपरेटस उसका काम होता है, लेकिन रेयर चांसेस में इसे भी कभी कभी ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है। जो मटेरियल सिंथेसाइज करती है उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। उसके अलावा क्या होता है, कुछ जो लिपिड्स होते हैं या प्रोटीन्स होते हैं वो किसकी तरह काम करते हैं, लिपिड्स और प्रोटीन्स। ये कभी कभी एंजाइम्स एंड हॉर्मोन्स की तरह भी काम करते हैं, ठीक है। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि एंजाइम्स और हॉर्मोन्स भी ईआर के अंदर फॉर्म होते हैं। ओके, थर्ड फंक्शन जो ईआर है वो क्या करती है, सरफेस प्रोवाइड करती है। किसके लिए, कुछ बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि ईआर की सरफेस के ऊपर ही होती हैं, तो उसके लिए ईआर अपनी सरफेस प्रोवाइड करती है। ओके, हमने इसके अलावा एक टर्म यूज़ की है यहाँ पे, उस टर्म को क्या बोला है, राइबोसोम। याद है आपको, अभी हमने आर में उस टर्म का यूज़ किया है, राइबोसोम्स। अगर हम राइबोसोम्स की बात करें, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं ना। राइबोसोम में क्या होता है, दो सब यूनिट होती हैं राइबोसोम की, एक होती है लार्जर सब यूनिट और एक होती है स्मॉलर सब यूनिट, ठीक है। ये लार्जर सब यूनिट होती है और ये स्मॉलर सब यूनिट होती है। प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करती है। राइबोसोम जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं 70S और एक होते हैं 80S। एस जो है वो डिटेल में आप हाई क्लासेस में पढ़ेंगे, स्वेडबर्ग यूनिट होती है। तो 70S 80S प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, वहाँ हमने डिस्कस किया था जो राइबोसोम्स 70S हैं वो किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, और जो 80S राइबोसोम्स थे वो प्रेजेंट थे यूकैरियोटिक सेल में। लेकिन जो 70S हैं वो भी यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं। दो सेल ऑर्गेनेलीज हैं जिनका खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है, उसके अंदर ये 70S प्रेजेंट होते हैं। वो सेल ऑर्गेनेलीज आपके लिए एक रहस्य है कि किस में प्रेजेंट होता है ये, ठीक है। हो सकता है आप पहले ढूंढ लो, उसके बाद हम डिस्कस कर लेंगे, है ना। क्यूरियोसिटी तो होनी चाहिए ना किसी भी चीज़ को जानने की, वरना तो फिर क्या रिस्पॉन्स हुआ। ओके, तो किसी चीज़ के लिए क्यूरियस होना भी ज़रूरी है। तो हमने आज ईआर को डिस्कस किया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें हमने ईआर के टाइप्स देखे, दो टाइप्स होते हैं, उनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, और तो फिर ईआर का कलेक्टिव फंक्शन क्या होता है। फिर हमने राइबोसोम को देखा, ये राइबोसोम की स्ट्रक्चर है, लार्ज सब यूनिट होती है, स्मॉल सब यूनिट होती है, और दो टाइप के होते हैं 70S 80S। एक प्रोकैरियोटिक के अंदर प्रेजेंट होता है और एक यूकैरियोटिक के अंदर, लेकिन यूकैरियोटिक के अंदर 70S भी प्रेजेंट होता है, जो हम जब सेल ऑर्गेनेलीज डिस्कस करेंगे आगे जिसमें आएगा उसमें बताया जाएगा आपको। ओके, तब तक के लिए सोचते रहिए। थैंक यू सो मच, बी सेफ एंड बी हैप्पी।